नमस्कार साथियों, एडिटोरियल डिस्कशन में आपका स्वागत है। हम आज तीन इशू डिस्कशन करेंगे और एक आर्टिकल है अपना PSLV, इसरो के द्वारा PSLV 60C61 मिशन जो छोड़ा था वो असफल हो गया। दूसरा आर्टिकल मेक इन इंडिया के हथियारों को दिखाया हम दम, भारतीय हथियारों की दुनिया में बड़ी ताकत बन गई है कि भी वियतनाम देश जैसे फिलीपींस जैसे देशों ने भारत के द्वारा हथियार निर्यात करने की बातें हुई है। सशक्त बने पंचायत जो यूपी की सरकार ने एक ऐसी योजना लाई है पंचायत सशक्त बनाने के लिए नवाचार के क्षेत्र में, अपन उसको पढ़ेंगे। तो अपन एक एडिटोरियल है द हिंदू पेपर का, जिसका पहले सिलेबस है विज्ञान प्रौद्योगिकी साइंस टेक्नोलॉजी के संदर्भ में, जो भारतीय अंतरिक्ष है ना, भारतीय अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी, राष्ट्रीय सुरक्षा, विज्ञान प्रौद्योगिकी नवाचार, भारत की उपलब्धि और नीति निर्माण और प्रौद्योगिकी संबंध है। दूसरा आर्टिकल है दुनिया में भारत की जो स्वदेशी जो डिफेंस इक्विपमेंट है उनको लेकर काफ़ी डिमांड बढ़ रही है, उसी के संदर्भ में आर्टिकल, यही सिलेबस जोड़ के पढ़ जाएंगे। दूसरा आर्टिकल है पंचायत को सशक्त, जिसका आर्टिकल पेपर 3 है, यहाँ पे मिस्टेक से 2 लिखा है, आप याद रखना 3rd पेपर है, कितना 3rd पेपर याद रखना। ये स्थानीय स्वशासन पंचायत राज विभाग, संरचना, कार्य, उत्तरदायित्व पंचायत और वित्तीय स्वायत्ता, सुशासन, योगदान, समस्या के संदर्भ में पढ़ेंगे। अपन चलते हैं आर्टिकल के संदर्भ में कि इसरो PSLV C61 मिशन असफल हुआ है। क्या है कॉन्टेक्स्ट, क्या है अपन कॉन्टेक्स्ट पता है। इसरो के द्वारा PSLV C61 मिशन, जिसमें EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसका मकसद होता है नागरिक उपयोग जैसे भूमि उपयोग, मानचित्र, जल विज्ञान, रक्षा निगरानी, उच्च गुणवत्ता रडार, ये इसके रिलेटेड संदर्भ में है। तो ये जो अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, क्योंकि जो बढ़ती आप जलवायु, क्लाइमेट चेंज जैसी व्यवस्था, जो मौसम जैसी पैटर्न बदलाव आने की वजह से ये इस तरह जो सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं, इनका मकसद यही था भूमि के उपयोग मानचित्र, जल विज्ञान, रक्षा निगरानी, उच्च गुणवत्ता रडार इमेजिंग। जैसे पाकिस्तान के युद्ध हुआ तो उस संदर्भ में जो रडार के इमेजिंग सैटेलाइट्स के जैसे योजना टेक्नोलॉजी जोड़ सकते हैं, वो रक्षा सिक्योरिटी के लिए उपयोग होता है। उसी तरह EOS जैसे प्रणाली की व्यवस्था में काफ़ी लाभदायक होती है, उसी को संदर्भ में रख के ये EOS सैटेलाइट को PSLV C61 EOS को 9 का रिसर्च करने के लिए भेजा गया था। उसी के संदर्भ में ये C61 मिशन है जो असफल हुआ। किसके थ्रू छोड़ा गया था? PSLV एक वाहन व्हीकल है, याद रखना लॉन्च व्हीकल है, उसी के संदर्भ में। अब ये मिशन है जिसका ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ही मैंने समझा दिया, नीचे ये रहा पढ़ने। सन सिक्रोनस पोलस ऑर्बिटेड होता है। ये क्या होता है? देखो ये मान लो कोई सूर्य है, क्या होता है? ये कोई सूर्य है, ठीक है। अब ये कोई मैं खड़ा हूँ यहाँ, आज मैं 10 बजे फ़ोटो लिया यहाँ जाके, किसका? इसके सीध में जाके, तो कल मैं वापस इस समय ही फ़ोटो ले सकता हूँ, क्योंकि ये घूमता रहता है, एक जगह नहीं रहता। सूर्य का दिन अगले दिन वापस 10 बजे उसी समय धूप आएगी यहाँ पर, ठीक है। कल 10 बजे से बाद में वापस धूप इधर नहीं आएगी। तो ये क्या है? जैसे वहाँ सूर्य है, पृथ्वी घूमती है, तो वापस पृथ्वी 24 घंटे बाद में सूर्य के सामने यहाँ आएगा, महेश यहाँ आएगा वापस, मान लो सूर्य के सामने कल, तो इस समय फोटो लेते हैं। ये स्थायी होता है, इसीलिए बोलते हैं सन सिक्रोनस पोलर ऑर्बिट होता है, फोटो इमेजिंग के लिए काम आती है। जिनके संदर्भ में अपन ये पढ़ते हैं कि सन सिक्रोनिस होता है, वो काम क्या करता है? काम यही करता है कि जो फोटो बेस्ड जो प्रणाली है उसी को लेकर ये तकनीक को बढ़ावा देते हैं, ठीक है ना। अब आगे चलते हैं। ये अपना मोटा मोटा चीज जो अभी क्या है, ये फेल हो गया, तो इसरो ने एक फेलियर एनालिसिस कमेटी बैठा दी हाथों हाथ, क्योंकि ये अभी तक 8 साल के अंदर अभी तक फेल हुआ नहीं है, इसीलिए पहली बार हुआ। PSLV और GSLV की तुलना में सबसे विश्वसनीय माना गया, फिर भी फेल हो गया। अब आगे चलते हैं कि PSLV और GSLV से पहले कौन कौन से क्रोनोलॉजिकल डेवलपमेंट कौन सा हुआ है? 1975 में आया था पहली बार, पहले भारतीय उपग्रह था, वो है आर्यभट्ट, जो सोवियत संघ से प्रक्षेपित था। फिर आता है 1980 के अंदर, 1980 के अंतर्गत आता है SLV सोलर लॉन्च सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जो 3rd के द्वारा स्वदेशी रॉकेट का उपग्रह परीक्षण किया था 1980 के बाद में। फिर अपन 2001 का देखते हैं सीधा, 2001-2017 में PSLV और GSLV आई, इसके बारे में अपन बेसिक पढ़ेंगे। 2017 के अंदर एक मिशन था PSLV C37 के तहत, जिसको 104 उपग्रहों को छोड़ा। आपको अगर इसरो की उपलब्धि लिखनी होती तो ये आप लिखेंगे PSLV C37 के तहत 104 उपग्रहों को सैटेलाइट लॉन्च किया। अब 2019 के अंदर है, वो है चंद्रयान 2 मिशन, ये याद रखना। 2023 और 25 में चंद्रयान 3 आदित्य L1, जो अपने एग्जाम में आया पिछली बार 23 में, आदित्य L1, PSLV C61
और EOS-09 जैसे वैज्ञानिक उपग्रहों के संदर्भ में है। तो आपकी मोटी मोटी ये बातें डिस्कस हो गई। अब पढ़ते हैं इसरो के बारे में। इसरो बना 1969, उससे पहले इनकॉस्पर के नाम से जाना जाता है। क्या नाम जाता है? अब पढ़ते हैं इसरो के बारे में। देखो ये इसरो है, ये 1962 में आया, ठीक है। कब आया? 1962। उससे पहले 1969 में आया, सॉरी 1962 पहले पढ़ते हैं, जिनको इनकॉस्पर नाम से जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म थी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये 1962 में है। फिर 1969 में इसरो बना विक्रम साराभाई जो संस्थापक है उनके द्वारा 1969 में जो इसरो का नाम दिया, फिर वो इसरो संस्थापक बनी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है बेंगलोर में। कहाँ पे है? बेंगलुरु में। तो इनकॉस्पर 1962 और इसरो का कब आया इसरो? 1962 के 69 के अंदर। क्या नाम था? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन सेंटर के रूप में। अब मान लो पढ़ दे कि इसका समाज की सेवा करना उद्देश्य था, किसका? भारत की आत्मनिर्भर बनाना, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में समाज की सेवा बढ़ाने के लिए है। अब इसरो के बजट के बारे में पढ़ते हैं। इसरो का जो बजट है, क्या है? इसरो का जो बजट है अभी 12,000 कितना है? इसरो का बजट है कितना है? 12,543 करोड़। 500 कितना? 583 करोड़, याद रखना ये बात। दूसरा PSLV, फोकस कहाँ पे है इसरो का? PSLV, GSLV मिशन, गगनयान मिशन है ना, गगनयान मिशन, और नेविगेशन सैटेलाइट GPS जो अपन आज यूज़ करते हैं, है ना, और स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन, जो स्पेस बेस्ड एप्लीकेशन लॉन्च करने पे फोकस है। कौन पास? GSLV, PSLV, गगनयान मिशन और स्पेस बेस्ड सर्विलेंस द्वारा की जा रही है। तो ये मोटी मोटी बातें याद रखना। अब आगे चलते हैं। आगे क्या कह रहा है आर्टिकल? आगे क्या कह रहा है? आगे कह रहा है विश्वसनीयता है, जो फिर भी 8 साल के बाद पहली बार ये फेल हुआ। इसी के संदर्भ में एक फेलियर एनालिसिस कमेटी बैठा दी हथौत भाई ये क्यों फेल हुआ। लेकिन कोई भी टेक्नोलॉजी फेल होती है तो कोई विश्वसनीय नहीं तो फेल हो सकती है, ऐसा कुछ भी नहीं है। 8 साल में पहली बार हुआ। अब ये स्पेस बेस्ड सर्विलेंस क्या है ये याद रखना कि आगामी योजना है इसरो के 52 निगरानी उपग्रह लॉन्च करने जा रहा है और 31 निजी क्षेत्र में बनाया जा रहा है। इसरो के गाइडेंस की जरूरी है। अब इसके बारे में पढ़ते हैं कि स्पेस जो ये सर्विलेंस प्रोग्राम है क्या। देखो ये पृथ्वी पर ही गतिविधियाँ निगरानी, ये जो उपग्रह है ना, कोई मान लो ये कोई उपग्रह है, ड्रोन है मान लो, ये पृथ्वी पर उपग्रह, पृथ्वी पर ही जो मानव गतिविधियाँ हो रही उसी पे निगरानी रखना, गतिविधियों पे पृथ्वी पर, जैसे सुरक्षा और रक्षा के लिए, पर्यावरण आपदा के संदर्भ में, शहरी नियोजन संदर्भ में, कृषि निगरानी के रूप में, सीमाएं बॉर्डर पे, है ना, ये सारा मोटा मोटा पॉइंट याद रखना। सुरक्षा, रक्षा, सीमाएं बॉर्डर, आपदा प्रबंधन, है सीमाएं रक्षण, आतंकी गतिविधि। जैसे पुलवामा जब अटैक हुआ था ना, तो बालाकोट स्ट्राइक में इसका सर्विलेंस का यूज किया गया था, आपको ये याद रखना, ठीक है ना। और कौन कौन से इसके अंदर रीसेट, इसकी उपलब्धि क्या है सर्विलेंस बेस की, क्या है? एक तो है रीसेट, 2019 में छोड़ा गया था। कब छोड़ा गया था? 2019 में। कौन सा? रीसेट और 2BR1, ये याद रखना। 2019 में रीसेट 1, 2BR 2019 में विशेषतः एक्स बैंड के रूप में ये काम करता है। सिंथेटिक SAR मतलब सिंथेटिक एपीरियर रडार के रूप में काम करता है। रात और बादल भी हाई रिजोल्यूशन इमेजिंग हो, कितना भी घना अंधेरा हो फिर भी फोटो ले लेता है ना। सीमा पर आतंकवादी गतिविधियों निगरानी रखने में काम आता है। रीसेट के बारे में उपलब्धि लिखनी। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक की गई, तब इसका बता रहे हैं कि रीसेट का उपयोग किया गया था, तो आपको याद रखना। दूसरा है कार्टोसेट सीरीज, है ना, एक कार्टोसेट सीरीज जो इसरो की उपलब्धि है, आपको याद रखना। तो इसरो के बारे में उपलब्धि लिखना, रीसेट और कार्टोसेट जैसी। अब आगे चलते हैं। ये हो गया आगामी योजना कौन कौन सी, ये भी पढ़ लेते साथ में आए हुए। तो इसरो की जो आगामी योजना है उसी के संदर्भ में अपन पढ़ते हैं कि क्या क्या है। अब देखो गगनयान मिशन, पहला याद रखना क्या क्या है, क्या है गगनयान मिशन। गगनयान मिशन प्रस्तावित है 2025 के अंदर, ठीक है। अब गगनयान 4 के हैं वो 2027 में है। फिर है निसार, क्या है? निसार, ठीक है ना, निसार। ये किसका है? नासा का और इसरो का दोनों मिलकर एक संयुक्त प्रोग्राम है जिसकी पृथ्वी की सतह पर वनस्पति, बर्फ, है, समुद्री परिवर्तन निगरानी रखने में काम आएगा। फिर है देखो, एक तो होगा गगनयान मिशन, एक है निसार। ये 2 पॉइंट याद रखना, आगामी योजना इसरो की। तीसरी योजना कौन सी है? तीसरी है
शुक्रयान मिशन है जो 2028 में भेजने का भारत का लक्ष्य बनाया शुक्र पे अध्ययन करने के लिए। अब है चौथा है भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन बनाना खुद का, कब से 2028 से लेकर 2035 के बीच में, याद रखना है चौथा पॉइंट है। अब है इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम बनाना, इसरो का योजना 2 उपग्रहों के माध्यम से एक सैटेलाइट स्टेशन बनाना, ठीक है ना। तो ये मोटी मोटी हैं, कौन कौन सी है, गगनयान मिशन, निसार, चंद्रयान, ये शुक्रयान मिशन है 2028 में, और एक है इंडियन डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम, एक है मार्स ऑर्बिटर मिशन जो 2028 में देखो कौन कौन से है। एक तो देखो वीनस शुक्र जो अभियान चलाए वो, फिर है मार्स ऑर्बिटर मिशन वो भी 2028, फिर 2028 से लेकर 2035 में भारतीय स्पेस बेस्ड सैटेलाइट बनाना। ये सब मोटा मोटा क्या है आगामी योजना इसरो की उपलब्धियाँ है। अब आगे चलते हैं। सुरक्षा की रणनीति के मामले में पाकिस्तान के साथ तनाव, पृष्ठभूमि उपग्रह जैसे कैसे भी मामल, ऐसा इमेजिंग शटल तैयार करने की सुरक्षा की जगह कोई भी वेदर हो, क्लाइमेट चेंज हो, आपदा हो, घने बादल हो, रात हो, अंधेरा हो, फिर भी फोटो ले सकता है। EOS अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट 9 जो सफल बनाने जा रहा था PSLV C61 के तहत, वो असफल हुआ। उनका मकसद था कैसे भी इमेज लाई जाए ताकि कोई भी सुरक्षा के मामले में भारत को सशक्त बनाया जाए। तो ये मोटे मोटे बात है। संसद के सदस्यों भी हाल ही में कई सांसदों को लॉन्च किया, इवेंट के आमंत्रित किया जब उपग्रह नागरिक था, इससे मिशन का महत्व और बढ़ा। अब आगे चलते हैं, चुनौतियों की बात की जाए। क्या बात की है, चुनौतियों की बात। आगे चलते हैं, चुनौतियाँ क्या, तेजी से बदलते हुए, क्या है, तेजी से बदलते हुए सुरक्षा जरूरतें, जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन, है ना, वैश्विक परिस्थिति कारण इसरो का दबाव बढ़ रहा है, इसीलिए विश्वसनीय मिशन डिलीवर हो रहा है। मतलब अब भारत के सामने से जलवायु, क्लाइमेट चेंज और यूथ टेक्नोलॉजी जैसे बदलने के बावजूद भी इसरो को बहुत संकट सामना करना पड़ रहा है। उसी के संदर्भ में ये बोल रहे हैं कौन कौन सी समस्या आती है, अपन और पढ़ते हैं डिटेल में। एक तो आती है वित्तीय, क्या आती है, वित्तीय सीमाएँ, फंडिंग, क्या होती है, फंडिंग, ये याद रखना। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको याद रखना। देखो चंद्रयान 2 का बजट 978 करोड़ था, कितना, 978 करोड़, जबकि नासा का एक साधारण मिशन कई गुना अधिक बजट रहता है। तो देख लो, अपन मिशन चंद्रयान जो 2 असफल हुआ था उसका 978 करोड़ बजट था, कई गुना ज़्यादा। तो हमने जो विकसित देश है वो अपने से फंडिंग में कई ज़्यादा आगे है। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, दूसरा एग्जाम्पल है भारत के संसाधन तकनीकी विशेष कमी है। क्या है भारत के दूसरा, पहला तो हो गया वित्तीय फंडिंग, है ना, दूसरा है संसाधनों में कमी, संसाधनों को टेक्नोलॉजी जो उपकरण चाहिए वो काफ़ी भयंकर कमी है। जैसे मान लीजिए AI जैसे, रोबोटिक जैसे, एयरोनॉटिकल विशेष उपलब्ध नहीं की, कम है, जबकि निजी कंपनियों का वेतन खींच लेती है ना। अगर मान लो अपने पास ये, सरकार के पास ये नहीं है, AI जैसे, रोबोटिक जैसे, एयरोनॉटिकल विशेष के जैसे, अगर ये है तो बाहर से, जैसे मान लो अंतरिक्ष कोई स्पेस टेक्नोलॉजी के बेस पे कोई बाहर से विदेशी कंपनी लाता है तो वो बहुत ज़्यादा पैसा लेके चली जाती है। क्यों, कि वो अपने साथ मिलकर काम करते हैं। तीसरा पॉइंट, तेज़ी से बढ़ती हुई स्पर्धा का कोई ध्यान नहीं रखते। कैसे, जैसे मान लो तेज़ी से बढ़ती वैश्विक प्रतिस्पर्धा, कॉम्पिटिटिव प्रतिस्पर्धा में अपन पीछे, जैसे SpaceX, ब्लू ऑरिजिन, CNSA चाइना की है ना, नासा जैसे संगठन, इसरो की तुलना में लॉन्च गति की बनाए रखना बहुत कठिन होता है, प्राइवेट स्पेस रेस की तुलना में बहुत पीछे है। चौथा पॉइंट आपको याद रखना, उपग्रहों की बढ़ती मांग, दूरसंचार, है ना। पांचवा पॉइंट है जो स्पेस में रॉकेट जो उपग्रह छोड़े जा रहे हैं वो वापस नहीं आता, तो वो वहाँ पे अवशिष्ट पदार्थ डेब्रिज के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं। वो एक बड़ी चुनौती इसरो के लिए, वहाँ जब जाते हैं रॉकेट इंजन अपना उपग्रह फेल हो जाता है क्योंकि वहाँ डेब्रिज बहुत पहले से है। तो आपको ये मोटी मोटी 5 से चुनौतियाँ बताइए, वो आपको याद रखना। अब समाधान मिशन क्या है, कि ये कह रहा है कि असफल सीखकर इसरो को अपनी तकनीकी क्षमता, उत्पादन क्षमता, संसाधनों को बढ़ोतरी करनी होगी ताकि राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पे प्रतिस्पर्धा, क्या है, राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पे तकनीकी बढ़ावा दे सकते हैं। अपन वो PSL और GSL के बारे में पढ़ना है क्योंकि ये प्रश्न अपना कई बार तुलनात्मक अध्ययन में पूछ सकते हैं। देखो अपन ये हैं, एक तो है PSLV, याद रखना, ये मैं बता रहा हूँ, GSLV। PSLV पूरा नाम है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये 600 से 900 किलोमीटर बीच में छोड़ते हैं। PSLV याद रखना। GSLV होता है, ये 35,000 समथिंग ऊंचाई, 35,000 से अधिक ऊंचाई पे ये सैटेलाइट लॉन्च करते हैं जो भारी टन ले जाने में कामयाब होता है। अब ये 1993 में आया था। PSLV कब आया था, 1993 में, ये याद रखना। और ये आया था 2001 में आया था, कौन, GSLV,
है ना, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है ना। अब है लोअर अर्थ, ये है लोअर अर्थ ऑर्बिट, कम ऊंचाई दूरी पे 200 किलोमीटर तक, 2000 किलोमीटर या 200 किलोमीटर तक, ये लोअर अर्थ ऑर्बिटर मीटर होता है। अब आगे चलते हैं, इसमें क्या है, ये हैवी सैटेलाइट जियो स्टेशनरी ऑर्बिट होता है ना, वहाँ पे लॉन्च करने GSLV काम आता है इसका, याद रखना ये बात। पेलोड क्षमता कितनी है, 1700 kg, मतलब 1.5 टन के आसपास ये सैटेलाइट PSLV काम होता है। ये लेता है 2.5 टन के आसपास, मतलब 2500 से 4000 kg टन के लेके जाते हैं। कौन, GSLV, भारी टन है। ये क्रायोजेनिक इंजन होता है। क्या होता है, क्रायोजेनिक इंजन, अभी पढ़ेंगे क्रायोजेनिक इंजन क्या है। क्रायोजेनिक इंजन के रूप में ये काम करता है। मिशन विश्वसनीयता PSLV को वर्क हॉर्स के रूप में जाना जाता है। तो आपको ये याद रखना, ये धीरे धीरे काम करता है, ये वर्क हॉर्स के रूप में। कौन सा, PSLV 1993 में आया था और ये 2001 में आया था, और ये कम ऊंचाई पे काम करता है और ये अधिक ऊंचाई पे जाता है। ये 1700 kg और ये 2500 से लेकर 4000 kg टन माल लेके जाते हैं। इसको PSLV को वर्क हॉर्स कहा जाता है। अब PSLV की जो इसरो का सबसे भरोसेमंद था, इसलिए PSLV C61 जो असफल होने पर 8 साल के बाद पहली बार हुआ है, क्योंकि इसके ऊपर तुरंत कमेटी बैठानी पड़ी। अब आगे चलते हैं कि PSLV की जो उदाहरण है वो आपको याद रखना, कार्टोसैट है ना, कार्टोसैट, रीसेट जो भी मैंने सर्विलेंस बेस्ड के आधार पे जो बालाघाट स्ट्राइक में उपयोग किया था, है ना, ये दो उदाहरण PSLV। GSLV के उदाहरण देखना है तो वो कौन कौन से हैं बताओ। GSLV गगनयान मिशन, याद रखना, ये GSLV के थ्रू जाएगा। TV ट्रांसमिशन, जैसे सैटेलाइट लॉन्च करते हैं वो यहाँ से जाता है। अब क्रायोजेनिक इंजन के बारे में पढ़ते हैं 2 मिनट, क्योंकि अपन को टॉपिक कवर हो जाता है, सारी शब्दावली कवर हो जाती है, जिससे एग्जाम में लिखने में अपन को अच्छा फायदा मिल सकता है। अब क्रायोजेनिक इंजन ये कम ताप में क्या होता है, क्या होता है, क्रायोजेनिक क्या है, इंजन, ये नई टेक्नोलॉजी। ये क्या है कि रशिया के द्वारा जब दी जा रही थी तो अमेरिका के दबाव में आके मना कर दिया, तो भारत ने इसके स्वदेशी रूप में तकनीक, ये भारत की स्वदेशी है, याद रखना, है ना। जब ये क्या करता है, ईंधन और ऑक्सीकरण कारक दोनों कम ताप पे कार्य करता है। जब वे जलते हैं तो विस्फोटक ऊर्जा उत्पादन करती है और रॉकेट को अंतरिक्ष में ले जाने में सक्षम होते हैं। ये याद रखना, कम ताप पे, मतलब -253 डिग्री या 200 के आसपास तापमान में ये कम ताप में काम करते हैं, ईंधन और ऑक्सीकारक के रूप में, और ये विस्फोटक रूप में अंतरिक्ष में ले जाने कार्य करती है। अब आगे चलते हैं, इसका उदाहरण क्रायोजेनिक याद रखना, जो GSAT 14 उपग्रह छोड़े थे, GSLV मैक 3 और GSLV मैक दोनों LVM 3, ठीक है ना। GSLV मैक 3 जो LVM 3 की जरूरत C-25 क्रायोजेनिक इंजन के रूप में लॉन्च हुआ था। चंद्रयान 3, चंद्रयान 2, गगनयान, है ना, ये याद रखना आप, क्रायोजेनिक इंजन के रूप में। अब आगे चलते हैं कि जो मेक इन इंडिया जो हथियारों को दिखाने के लिए जो प्रोग्राम चलाया है उसकी बात करें। अब ये 2014 में लेकर आया, कब आया प्रोग्राम, 2014 में। 2025 तक 35,000 करोड़ का स्वदेशी निर्यात को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा भारत ने, याद रखना। दूसरा पॉइंट, ये विश्व में दूसरा सबसे बड़ा रक्षा आयातक देश बना भारत। कब बना, 2020 तक भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा निर्यातक था। अब विश्व वर्तमान में रक्षा बजट बनाने वाला तीसरा है, बजट के मामले में तीसरा है, रक्षा निर्यात के मामले में 2020 तक ये दूसरा था। 2025 तक 35,000 करोड़ का बजट रखा है मेक इन इंडिया के तहत निर्यात को, एक्सपोर्ट के लिए। ये 2014 में लाया, लॉन्च किया गया था, ठीक है ना। ये डिफेंस DRDO के द्वारा और भारत सरकार के द्वारा ये स्वदेशी जो मेक इन इंडिया प्रोग्राम चलाया जाता है, इनको सशक्त बनाने का मकसद था, भारत को डिफेंस के बारे में निर्यात अधिक से अधिक बनाया जाए। अब मोटी मोटी ये ना, मेक इन इंडिया के संदर्भ में DRDO जैसी योजना है जिसके अंदर भारत के द्वारा मेक इन इंडिया को सशक्त बनाने कौन कौन सी योजना चलाई। देखो, पहला है डेप, क्या है डेप, कौन कौन सी, डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीडर डेप, जो 2020 में आया। इसका मकसद क्या है, इसका मतलब है कि निर्भरता, आयात पर निर्भरता कम करनी हथियारों की, और ठीक है ना, आयात पे भारत के अंदर ही ज़्यादा ज़्यादा हथियार बनाया जाए। नंबर दूसरा प्रोग्राम याद रखना, दूसरा IDEX, क्या है IDEX, ये स्वदेशी मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना, मेक इन इंडिया को सक्षम बनाने के लिए, जिसका काम है स्टार्टअप, क्या है स्टार्टअप, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज और इनोवेटर रक्षा तकनीकी बढ़ावा देना, ये आपको याद रखना। DRDO को ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के रूप में, DRDO ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी के रूप में, जो DRDO 100% टेक्नोलॉजी को निजी कंपनियों को ट्रांसफर किया है, एंटी ड्रोन सिस्टम, लाइट वेट, ब्लूटूथ। अब चौथा पॉइंट आपको याद रखना है, चौथा पॉइंट क्या याद रखना, क्या याद रखना, चौथा पॉइंट आपको याद रखना है
कि जो कॉरिडोर बनाया जा रहा है किसके ऊपर, भारत और तमिलनाडु और यूपी के बीच में रक्षा औद्योगिक कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये चौथा पॉइंट याद रखना, आईडेक्स याद रखना, डैप याद रखना, है ना। दूसरा डीआरडीओ ट्रांसपोर्ट टेक्नोलॉजी है वो याद रखना, और एफडीआई 74% ऑटोमेटिक रूट से 74% एफडीआई रक्षा में अनुमति दे दी है, तो ये आपको याद रखना। अब मोटे मोटे याद रखना स्वदेशी मिसाइल कौन कौन सी है ना, कौन कौन सी स्वदेशी मिसाइल है याद रखना। स्वदेशी मिसाइल कौन सी है, बैलिस्टिक मिसाइल, कौन सी, अग्नि श्रृंखला वाला बैलिस्टिक मिसाइल, पृथ्वी श्रृंखला बैलिस्टिक मिसाइल, नाग, ये याद रखना। नाग एक एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है जो 4 से 7 किलोमीटर तक रहती है, डीआरडीओ द्वारा बनाया गया है। ये क्या कहते हैं, फायर एंड फॉरगेट, मतलब क्षमता वाली टैंक रोधी मिसाइल, नाग के बारे में याद रखना। त्रिशूल है, सत्ता से हवा के पार करती है। त्रिशूल कौन सी है, जो ज़मीन से हवा में एयर कर लेती है, लैंड से और एयर के रूप में, ये याद रखना। ये है 30 किलोमीटर, ये है 9 किलोमीटर तक ऊंचाई, डीआरडीओ ने बनाई ये भी। अब शौर्य है, ये शौर्य याद रखना, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल है जो 700 से 1000 किलोमीटर के रूप में काम करती है। ब्रह्मोस के बारे में अपन पढ़ेंगे अभी। सागरिका भी भारत की कौन सी है, स्वदेशी है, जो ये 700 किलोमीटर तक लॉन्चिंग होती है, पनडुब्बी के दागी जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल को काम करती है। अब अपन और पढ़ते हैं, इसकी बेसिक बात है कि भाई ऑपरेशन सिंदूर के रूप में जब इन इक्विपमेंट को यूज़ किया गया तो लक्षद्वीप के बाद ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया, तो उसी के संदर्भ में ये बात आई है कि भारत की अब डिमांड बढ़ रही है। ऑपरेशन सिंदूर में जो भारत के इक्विपमेंट थे उनका ताकत देख के अब विदेशी देशों के अंदर फिलीपींस है, वियतनाम है, इंडोनेशिया जैसे डिमांड ब्रह्मोस मिसाइल की बढ़ी है। नाग जैसे कि सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बैलिस्टिक मिसाइल, रूस के भारत में ये प्रोग्राम। अब ये कह रहे हैं पिछले कुछ वर्षों में 3200 करोड़ रुपए के हथियारों को विदेश में बेचे गए, याद रखना ये बात। और ये 25 रक्षा निर्यातक देशों के रूप में भारत का टॉप 25 रक्षा निर्यात देश है, उसमें भारत शामिल है। तो 2025 तक 35,000 करोड़ का रक्षा बजट रखा है निर्यात के रूप में। तो आपको ये याद रखना, वर्तमान में 3225 करोड़ हथियार विदेश में बेचे गए, आपको ये याद रखना। अब पढ़ते हैं किसकी, ब्रह्मोस मिसाइल, जो अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू और जो अभी अधिकतर देश मांग रहे हैं, वियतनाम है, फिलीपींस है, इंडोनेशिया जैसे, तो उसके बारे में पढ़ते हैं। देखो याद रखना, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनना। ये देखो, ये है रूस की मॉस्को नदी है, कौन सी है, रूसिया की मॉस्को नदी। भारत की कौन सी है, ब्रह्मपुत्र नदी, जिसके दोनों ने मिलकर इसका नाम रखा है। तो क्या नाम रखा, ब्रह्मोस, क्या है, ब्रह्मोस, ये याद रखना पहला पॉइंट। 2017 के अंदर पहली बार इनका एयर हुआ था SU सुखोई 30 के तहत, पहली बार लॉन्च किया था। SU 30 MKY सुखोई जो युद्ध पोत है वहाँ से लॉन्च किया गया था। पहला सफल परीक्षण हुआ था 2001 में, ठीक है ना। ये निर्माण कंपनी ब्रह्मोस, एयर स्पेस कंपनी दोनों मिलकर बनाए। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, कौन सी है, सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, बता समझ में आया, जिसकी गति बहुत ज़्यादा हो, आवाज़ बहुत जती हो, है ना, 2.5 मैक से अधिक हो, उसको सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बोलते हैं। जो ब्रह्मोस मिसाइल निर्भया जैसे, ये क्या है, सुपरसोनिक मिसाइल है। मैंने एक दिन आपको बताया था क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में फ़र्क होता है। अब इसकी गति कितनी है, मैंने बोला 2.5 से अधिक होता है, तो 2.8 से 3.3 गति इसकी गति है, किसकी, ब्रह्मोस मिसाइल है, ये सुपर क्रूज मिसाइल है। तीसरा पॉइंट आपको याद रखना, इसमें रेंज है, शुरुआत में इसकी 250 किलोमीटर थी, अब इसकी 500 से लेकर 450 से लेकर 500 किलोमीटर तक इसकी रेंज बन गई है। तो ये आपको याद रखना पॉइंट, क्या क्या पॉइंट है आपको। ब्रह्मोस में रशिया की मॉस्को नदी भारत की ब्रह्मपुत्र नदी के नाम पे रखा। 2014 में पहला सुपर परीक्षण किया था सुखोई MKY के द्वारा, ठीक है ना। 400 किलोमीटर तक, 450 से 500 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है। अब आगे चलते हैं, पेलोड क्षमता कितनी है इसकी, बाहर लेके जाने की कितनी क्षमता है, बाहर लेके जाने की 250 से 300 किलोमीटर, कितनी, 250 से 300 किलोमीटर पेलोड क्षमता है, ये याद रखना 5 पॉइंट। और गाइडेंस सिस्टम है, गाइडेंस सिस्टम के रूप में क्या काम करता है, ये इंटीरियर नेविगेशन, GPS, ग्लोनास जैसे ये काम करते हैं। अब आगे चलते हैं, DRDO के बारे में पढ़ते हैं थोड़ा। भाई DRDO में क्या है, DRDO संस्था है वो काम करती है इस रक्षा क्षेत्र में, क्या है देखो। 1958 में पहली बार स्थापना हुई, कब हुई, 1958 में, याद रखना पहला पॉइंट। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट कंपनी। अब इनका मोटा मोटा उद्देश्य क्या है, संतृप्त भारत को आत्मनिर्भर बनाना, ये वही ना, आत्मनिर्भर, मेक इंडिया, हथियारों को बढ़ावा देना, संतृप्त भारत को आत्मनिर्भर बनाना रक्षा तकनीकी, ठीक है ना। भारत सरकार के विभिन्न रक्षा अनुसंधान में काम कर रहे हैं। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, दिल्ली में, ये मोटी मोटी बेसिक याद रखना।
आगे चलते हैं। इसने मुख्य कार्य क्षेत्र कौन सा है? देखो, मिसाइल बनाना, युद्ध विमान बनाना, इलेक्ट्रोलिस सेंसर जैसे प्रोग्राम बनाना, हथियार, रक्षा सामग्री आदि। कौन कौन से? मिसाइल, है ना, युद्ध विमान, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेंसर, हथियार, रक्षा प्रौद्योगिकी। जैसे अभी कौन कौन सी बनाई है डीआरडीओ ने अभी तक? देखो, अग्नि मिसाइल, ब्रह्मोस, होवा, तेजस जैसे। तेजस एक लड़ाकू, हल्का लड़ाकू विमान है, उसी के रूप में बात हो रही है। तो ये आपको याद रखना। स्वदेशी ड्रोन यूनिट में वारहेड ले जाने में एआई आधारित सेंसिंग सिस्टम, भारतीय सेना में स्वदेशी यूएवी, है ना, संख्या में वृद्धि हुई है। मेक इन इंडिया की सफलता सबसे बड़ी भूमिका है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बढ़ी है। निजी क्षेत्र में कंपनियां टाटा, डीआरडीओ जैसे डायनामिक्स अग्रणी हुए। अब आगे चलते हैं कि पंचायत राज जो सशक्त है उसी के संदर्भ में आर्टिकल है, अपन अच्छे पढ़ते हैं। देखो, पहली बात है, ग्राम पंचायत की जो सशक्त बनाने की बात इसलिए आ रही है कि उनके पास खुद का फंड नहीं है। खुद का फंड है 10 से 15%। कितना? 10 से 20% फंडिंग उनके पास है सिर्फ खुद का। इसके पास जो पैसा आता है पंचायती राज पे 3 रूपों में आता है। पहला है, देखो, एक तो 15 या 14 वित्त आयोग जब सिफारिश करता है तब ये भारत सरकार देती है। जैसे अभी 15 वित्त आयोग ने बोला 60% ग्रामीण और 40% शहरों को दिया जाना। आई बात। फिर राज्य सरकार द्वारा कोई भी योजना चलाई जा रही है उसका फंडिंग केंद्र जब विकसित करने के लिए दिया जाता तब। खुद के पास कितना फंड है? खुद के पास देखो, स्थानीय कर, लोकल टैक्स, है ना, वाटर कर, बाजार शुल्क, है ना, और भवन उनके जो स्थानीय कर। एक तो स्थानीय कर लगाता है, जल कर, बाजार शुल्क और कोई अनुज्ञा शुल्क, जैसे कोई प्रॉपर्टी के रूप में कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है या कोई ऐसा विज्ञप्ति के रूप में कोई जारी हुआ है टेंडर के रूप में, तब वो टैक्स लिया जाता है ना। तो ये क्या है? शुल्क के रूप में। 15 वित्त आयोग ने क्या बोला है? 15 वित्त आयोग ने बोला है कि भाई 2037 करोड़ स्थानीय लोकल गवर्नमेंट है उनके लिए दिया जाएगा। 15 वित्त आयोग ने बोला है कि स्थानीय गवर्नमेंट 237 करोड़ रुपये का स्थानीय, उनमें से 1.93 करोड़ है पंचायती राज को सशक्त बनाने के लिए। कितना? 1.93 करोड़, जो 82%। बुनियादी अनुदान और प्रदर्शन के आधारित अनुदान है। प्राथमिक क्या है कि भाई खर्च का करना, ये देखो, स्वच्छता के लिए, पीने का जल के लिए, अपशिष्ट प्रबंधन के लिए और डिजिटल प्रशासन के रूप में खर्च करने के लिए बातें की है। अब आगे चलते हैं कि ये जो अभी पंचायत राज है ये भाग 9 में लिखा हुआ है। कहाँ पे लिखा हुआ है? भाग 9 क में, याद रखना। 243 से लेकर 243 ओ तक अपना अनुच्छेद वर्णन है पंचायत राज। उसके बाद नगर स्वायत्त शासन लागू हो जाता है। अभी ये 5 वर्ष के लिए बनता है। अगर 5 वर्ष से पहले अगर वापस होता है, 6 महीने अगर ज़्यादा समय पड़ा है, 1 साल पड़ा है, तो शेष समय काल के पंचायत के वापस निर्वाचन होता है, ग्राम सभा के द्वारा सुनी जाती है, जो वयस्क मताधिकार के आधार पर सुना जाता है। अब जानते हैं आधारभूत शर्तें पंचायत जनगणना डाटा रखना। इसका आधारभूत शर्तें क्या पंचायत का? एक तो जनगणना डाटा को अपडेट रखना, ऑडिट रिपोर्ट समय पर लाना, ग्राम पंचायत विकास योजना को बनाने में भूमिका होती है पंचायत राज की। अब आगे चलते हैं। आगे क्या है कि एक ग्राम पोर्टल है। पंचायत राज को सशक्त बनाने के लिए कुछ स्टेप उठाने पड़ेंगे। अभी क्या है, अभी इसको पढ़ते हैं। क्या है? ये सुर्खियों में है, यूपी सरकार की योजना है जो पंचायत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना। क्या है? पंचायत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना इसलिए लाई गई कि मान लो जनसंख्या ही कम है वहाँ, तो वहाँ पे प्रति राशि है, प्रति पंचायत राज को 5 लाख रुपए दी जाएगी, जो कि वो अपना संसाधन यूज सही ढंग से कर ले, क्योंकि उनके पास सोर्सेज कम है, वो ऑलरेडी सरकार के ऊपर डिपेंड रहते हैं। उसी पे वित्त आयोग की सिफारिश पे इसी संदर्भ में हो रहा है कि अगर पंचायत राज को सशक्त बनाना है तो अपन को कुछ नया पंचायत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना को अभियान लागू करना पड़ेगी। यूपी सरकार का है, कम जनसंख्या वाले कारण पिछड़ रही है, उसी पंचायत को देने का काम किया। तो आप जब भी कोई क्वेश्चन आए कि पंचायत राज को सशक्त बनाने कौन कौन से कार्यक्रम चलाएंगे, तो आपको राजस्थान का एग्जाम्पल कौन सा? ई ग्राम स्वराज पोर्टल चलाना है ना। फिर पंचायत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना यूपी का है। एक केरला का है कुडुमुल, जो स्थानीय महिला द्वारा स्वास्थ्य क्षेत्र में अभियान चलाया, कुडुमुल जो पंचायत है वहाँ पे चलाया। तो इस तरह एग्जाम्पल आपको लिखना। अब आगे चलते हैं। ये पंचायत प्रतिपूर्ति प्रोत्साहन योजना यूपी की है और पंचायत ग्रामीण सशक्त बनाने के लिए एग्जाम्पल आप लिखना है। 5 लाख से अधिक धनराशि दी जाएगी और कम जनसंख्या वाला है। अब पंचायत राज को सशक्त बनाने के राज्य स्तरीय कौन कौन सी योजना चलाई जा रही है? देखो, राजस्थान के अलावा बहुत सारे राज्य हैं, उनकी भी पढ़ना जरूरी है, ताकि एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं हो। पहला राजीव गांधी, पहला है राजीव गांधी पंचायत सशक्ति अभियान, पहला पॉइंट। दूसरा, सशक्तिकरण के लिए सरकार द्वारा राज्य स्तर पर क्या है? RGSA। ये क्या कहता है? राजस्थान राष्ट्रीय ग्राम स्वराज पोर्ट अभियान।
ये RGSA राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के रूप में ई गवर्नेंस प्रशिक्षण और पंचायती राज शासन पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए। 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट क्या है कि लोकल बॉडी ग्रांट्स योजना, ग्राम पंचायतों क्षेत्रों को प्राथमिकता अनुसार व्यय की छूट देनी चाहिए लोकल बॉडी का। मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना, डिजिटल ग्राम पंचायत, ग्राम सभा सशक्तिकरण परिषद। आपको याद रखना सशक्त बनाने क्या क्या चल रहा है कार्यक्रम। एक तो राजीव गांधी पंचायत, RJSA ग्राम स्वराज अभियान जो राष्ट्रीय है, याद रखना। ग्राम पंचायत विकास योजना, मुख्यमंत्री पंचायत सशक्तिकरण योजना के लिए कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अब पंचायत के क्षेत्र में चुनौतियाँ कौन कौन सी आती है, देखो। एक तो वित्तीय स्वायत्तता, याद रखनी, कमी, प्रश्न बन सकता है इस बार। दूसरा, प्रशासनिक हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा होता है। तीसरा पॉइंट है राजनीतिक सशक्तिकरण की कमी है, इच्छा शक्ति। राजनीतिक जो विधायक जीत के जाते हैं, सांसद जीते, वो अपने पंचायत में भूमिका कम दिखाते हैं, इच्छा कम होती है उनकी। महिला और वंचित वर्गों को पीछे रखा हुआ, जब तक महिला और वंचित वर्गों को साथ नहीं लाएंगे, जैसे केरला का कुडुलूल करके पंचायत है, वहाँ पे महिला ने भूमिका निभाई स्वयं सहायता समूह से और पंचायत को सशक्त बनाने का सबसे बड़ा मॉडल पेश किया है। तो आपको ये याद रखना है ना। क्षमता निर्माण में कमी है, कैपेसिटी निर्माण, जो टैक्स जो फंडिंग क्षेत्र है वो नहीं है ज़्यादा। पारदर्शिता जवाबदेही का न्यूनती होती है। तो आपको कौन कौन सी याद रखना है, एक तो वित्तीय समावेशिता में कमी, क्षमता निर्माण की कमी, राजनीतिक सशक्तिकरण में कमी, है ना, प्रशासनिक हस्तक्षेप, है ना, महिला और वंचित वर्ग सहभागिता में अभी तक पीछे हैं, उनको आगे लाना पड़ेगा। अब आगे चलते हैं कि अगर सशक्त बनाना है किसको, पंचायत को, क्या करना चाहिए। एक तो वित्तीय जो 15 वित्त आयोग द्वारा जो सिफारिश की अनुदान समय में पंचायत टैक्स अधिकारों को स्पष्ट करना, ये काम करना पर आर्थिक वित्तीय स्थिति को मजबूत करना पड़ा, पहला पॉइंट। दूसरा जो सुनिश्चित प्रशासनिक हस्तक्षेप करता है उनको रोकना पड़ेगा। क्या है प्रशासनिक स्वायत्ता, अधिकारियों को नियुक्ति नियंत्रण अधिकार पंचायत देना होगा, योजना को क्रियान्वयन इंप्लीमेंट आसानी से कर सके, जिसको हस्तक्षेप राजनीति द्वारा दबाव कम देना है। क्षमता निर्माण में कि नियमित ट्रेनिंग प्रशिक्षण ट्रेनिंग देना है, क्या, एक तो है ट्रेनिंग, याद रखना, स्किल डेवलप करना, ये याद रखना, है ना। सामाजिक समावेशन, SC ST वर्ग, OBC वर्ग को, सभी को, पिछड़े वर्ग, दिव्यांग वर्ग, महिला वर्ग, सभी को सशक्त रूप से शामिल करना, भागीदारी निभाना। ई गवर्नेंस, ई ग्राम स्वराज, ऑडिट ऑनलाइन जैसे पोर्टल को, ताकि वो बजट खर्च करते हैं उनके ऊपर निगरानी रखी जाए, है। तो ये मोटे मोटे सशक्त करने के लिए कार्यक्रम है। अब याद रखना आपको, याद क्या है, देखो 3 एग्जाम्पल याद रखना आपको। अभी देखो याद रखना, राजस्थान के अंदर कौन सा राजस्थान के अंदर जो मिशन समर्पण के माध्यम से ग्राम पंचायत जवाबदेही बढ़ाई गई, मिशन समर्पण के माध्यम से, याद रखना, मिशन समर्पण के माध्यम से, ठीक है। केरला के कुडुलूर पंचायत मॉडल है, महिला नेतृत्व व स्वास्थ्य योजना को उत्कृष्ट मॉडल दिया है। कुडुलूर कहाँ का, केरला का। ई ग्राम स्वराज पोर्टल पारदर्शिता, ई ग्राम स्वराज, ई राष्ट्रीय ग्राम स्वराज पोर्टल, ई स्वराज ग्राम स्वराज पोर्टल, केरल में कुडुलूर पंचायत मॉडल, राजस्थान में मिशन समर्पण के माध्यम से ये सशक्त बनाने की भूमिका निभाई है। अब आगे चलते हैं कि ये ये पंचायत लेके आई, किसका, पंचायत प्रतिपूर्ति योजना यूपी सरकार लाई। इसका लाभ सभी राज्यों में एक समान नहीं होता है, कोई भी योजना लाता है। ऐसे आर्थिक दृष्टिकोण सोच विकसित करना इसका उद्देश्य है। स्वावलंबी भावना का विकास बढ़ावा देना, पंचायती की आय में वृद्धि करना, सरकार पर निर्भरता में कमी करना। तालाब, सारागाह, खाली जमीन जैसे स्थानीय संसाधनों का सही ढंग से उपयोग होके, जहाँ पे पशु चराव वाला जमीन का उपयोग किया जाए, पोषालिए, सामूहिक खेती, ग्रामीण बाजार, हाट जैसे उपयोग करना चाहिए। अब आगे चलता लाभ क्या होगा, ग्रामीण विकास की ओर कदम होगा तो सफलतापूर्वक ग्राम प्रधान जागरूकता होगी, लोगों को अधिक विकसित हो गई, विकेंद्रीकरण, है ना, भागीदारी इस पंचायतों को आत्मनिर्भर बनेगा। पंचायत यदि अपने स्रोतों को आय बढ़ाने दिशा काम करेंगे तो एक जैसे काम होगा। अब इनका नारा है, स्लोगन है कि लोकतंत्र जहाँ जड़ तक पहुँचते हैं वहाँ जन भागीदारी बढ़ा। पंचायत का स्लोगन याद रखना, सभी पंचायत के कोई ऐसे आए, कोई बात मेंस में आए, आपको लिखे तो लिखनी, क्या है, सशक्त, याद रखना, क्या है, सशक्त, क्या है, स्लोगन है सशक्त, ठीक है ना, सशक्त पंचायत और समृद्ध भारत, क्या है, समृद्ध भारत, याद रखना, सशक्त पंचायत और समृद्ध भारत, ये स्लोगन याद रखना एक बात में। तो आपको ये मोटा मोटा आपको सशक्त बनाने की योजना चलाई वो याद रखना। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, ये ग्राम स्वराज पोर्टल, मिशन समर्पण, ग्राम पंचायत डेवलपमेंट और पंचायत प्रतिपूर्ति योजना जो यूपी सरकार की, ये मोटे मोटे 4 पॉइंट आपको एग्जाम में याद रखना है। इस तरह पढ़ेंगे डेली बेसिस पे एडिटोरियल डिस्कशन में। नेक्स्ट वीडियो के साथ, ऑडियो के साथ अपन फिर मिलते हैं। नमस्कार साथियों।